वेलकम टू स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी। दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको सीटेट जुलाई 2024 के लिए गणित पेपर सेकंड से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9th है। आज का हमारा टॉपिक है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट 2021 से 2023 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं इस क्लास में हम। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारे पास में क्या दिया हुआ है? पहले प्रश्न में हमारे पास दिखा रखा है कि 330 मीटर की दूरी तय करने के लिए 105 सेंटीमीटर व्यास वाले एक पहिए को कितने चक्कर लगाने होंगे? अगर पाई को आप 22/7 लेते हैं तो ठीक है। चलिए स्टार्ट कर दें। अच्छा, इसमें क्या दिया हमारे पास में? देखो, पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी जो होती है वो सरकमफेरेंस होती है। चलिए सोल्व करते हैं। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी को हम क्या करते हैं? सरकमफेरेंस कहते हैं। और सरकमफेरेंस जो होती है वो 2πr के बराबर होती है। क्या होती है? 2πr के बराबर। यहाँ पर हमें डायमीटर दिखा रखा है। कितना दिखा रहा है? 105 सेंटीमीटर डायमीटर दिया हुआ। रेडियस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 को क्या कर देंगे? बटे 2 कर देंगे। इतने सेंटीमीटर हमारी क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। चलिए अच्छा, अब मान लेते हैं कि पहिया को n चक्कर लगाने में पहिए को n चक्कर लगाने पड़ते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ? मान लिया पहिए को n चक्कर लगाने पड़ते हैं तो क्या बन जाएगा? सरकमफेरेंस में अगर आप n की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? 330 मीटर दूरी तय कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि 330 को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, इतने सेंटीमीटर दूरी तय कर लेता है। ठीक है, सरकमफेरेंस जो होती है वो 2πr होती है। मल्टीप्लाई बाय n कर लें तो ये क्या हो जाएगा? 330 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि पाई को क्या यूज़ कर सकते हैं? पाई को लिखा हुआ है 22/7 यूज़ करेंगे। आई मीन 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 22/7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा? 105/2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाई n हो जाता है तो ये क्या होगा? 330 मल्टीप्लाई बाई 100 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप 2 से 2 काट सकते हैं, कट जाएगा। ये क्या 15 105 होता है, यानी ये 15 आ जाएगा। n की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा? 330 मल्टीप्लाई बाई 100 जो आपको मिला हुआ है, इसको 22 मल्टीप्लाई 15 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे, देखो 11 से अगर देखें तो 11 2 जा होता है, 11 3 जा होता है 33। कितना आ गया? 30। 15 2 जा, 2 से 2 कट गया, सीधा क्या रह गया? 100। क्या रह गया? तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। n की वैल्यू क्या आ गई? 100 निकल के आ गई है। इसका मतलब 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे। पहिए द्वारा 100 चक्कर लगाने होंगे। ठीक है, तो चक्करों की जो संख्या है वो 100 इन 100 निकल के आ गई है। यानी कि पार्ट नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन जो है 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। 22 दिसंबर 2021 में क्वेश्चन आया था सीटेट मैथ्स पेपर 2 के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजाओं 20 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर वाले एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का 30 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या होगा? एक छोटा सा फिगर बना हुआ है ये वाला। ये 20 सेंटीमीटर, मान लिया ये हमारी ए भुजा है। ठीक है, ये हमारा 52 सेंटीमीटर बी भुजा है। इसको सी मान लेते हैं, ये 48 सेंटीमीटर। यानी एक ट्राइंगल में जिसकी ABC साइड दिखा रखी हो, तो ऐसे ट्राइंगल में हीरोन फार्मूला का यूज करना होता है, तभी इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं चलिएगा। लेट मान लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल, इसको एक नाम दे लीजिए। एक ट्राइंगल ABC मान लेते हैं, इसको कैपिटल ABC में नाम दे लिया कि इन ट्राइंगल ऑफ ABC में। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया कि A का वैल्यू हमारा 20 सेंटीमीटर है, B का वैल्यू जो B साइड हमने मानी है वो हमारी हो गई 52 सेंटीमीटर, और C वैल्यू को हमने कह दिया 48 सेंटीमीटर। इसने वर्ग को भी कहा गया, किसी वर्ग की बात भी कही है। तो एक छोटा सा यहाँ वर्ग बना लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा एक छोटा सा वर्ग है। ठीक है, और इसकी
वर्ग की हम एक साइड मान लेते हैं, मान लिया ये एक्स साइड का वर्ग है, यानी सारी साइडें क्या होगी इसकी, एक्स एक्स होती है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल जो है इस ट्राइंगल का क्या है, 30 गुना है। ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगी, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इट मीन्स एस निकालना पड़ेगा। जैसे हीरोन फार्मूला का यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा कौन सा, ABC जो होगा आपका, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ, क्या होता है, एस, एस माइनस ए, हीरोन फार्मूला है, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इस ट्राइंगल का एरिया निकालें जहां हमें तीनों साइड दे रखी हूँ, तीनों साइड। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर जो होता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है, ठीक है। तो ए कितना है हमारा 20 है, बी कितना हमारा 52 दिखा रखा है, सी कितना आपका 48 दिया हुआ है, और बाई क्या कर देंगे 2 कर दे, दोनों को तीनों को जोड़ लीजिए, क्या बन गया 120 बन गया, 120/2 कर दीजिए, जिससे काट लिया 60 आ गया, ठीक है। तो ये एस की वैल्यू निकल के आ गई, एस आ गया 60, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या बनता है, देखो अंडर द रूट ऑफ निकाल लेते हैं भाई, 60 हो गया, 60 में से क्या गया 20, 60 में से क्या आ जाएगा -52, और क्या करेंगे 60 - 48 कर देंगे, ठीक है। ये बन गया आपका। चलिए जी अंडर रूट को सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा 60, तो ये बन गया मल्टीप्लाई 60 में से कितना गया हमारे पास में 20 गया, 40 यहाँ से बच गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई ये 8 बच गया, यहाँ से क्या, तो ये वैल्यू कितनी बच गई, ये 12 बच जाती, 12 बच जाती है। अच्छा, इसको थोड़ा सोल्व कर ले, इसको तोड़ ले, तो देखो ये तो 100 बन रहा है पूरा पूरा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ये 6 चौक 2400 बन गया, ये 2400 बन गया ना, ठीक है। अच्छा, ये 8 गुना 8 गुना 12 अभी तो फिलहाल ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे फिलहाल अभी, वैसे यहाँ भी तोड़ सकते थे। जैसे 6 चौक 24 बन गया, 6 गुना 4 गुना 100 बन गया ऐसे, और इसको हम 8 को 4 गुना 2 लिख लें, और ये इसको 6 गुना 2 लिख लें, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट में, वैल्यू जो बन जाएगी हमारे पास, देखो 6 तो 6 यहाँ से कॉमन आ गया। अच्छा, इसको हम इस प्रकार से बना लेंगे डायरेक्टली, मतलब रूट इसका निकाल ही लेते हैं। इसको रूट में क्या करते हैं, रूट को सोल्व कर देते हैं। अब रूट को सोल्व करेंगे तो कितना वैल्यू बनेगा, देखो 6 कॉमन आ गया, तो 6 बाहर आ गया जी, चलो जी। एक आपका 4 बाहर आ गया जी, ठीक है, 4 आ रूट से बाहर आ गया, ठीक है। एक आपका 2 बाहर आ गया, 2 भी रूट से बाहर आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 10 बाहर आ गया, क्या आ गया 10 हो गया। तो 6 चौक 24 दूनी कितना, 48, 480 बाहर आ गया, कितना आ गया 480 जो है हमारा वो बाहर आ जाता है। अभी ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है, ये क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो ABC हमारे पास में है, क्लियर। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया 480। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बना, ये कहता है हमारे पास में कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल, बहुत अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। ये क्या है कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होगा उसका 30 गुना होगा, समझ रहे हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, x² हो गया, ठीक है। हमने x लेट किया वर्ग की भुजा को, अब ये क्या निकला 480 निकला, इनटू कितना हो गया 30 और आ गया, 48 हमारे पास 0 निकला और 30 और आ गया, ठीक है। अब यहाँ से x निकालेंगे तो अंडर रूट इसके ऊपर भी आ जाएगा, इसके ऊपर भी आ जाएगा। जैसे हम 48 जो हमारे पास में है, जैसे कि 16 × 48 होता है, ठीक है, और ये 3 गुना 100 कर दो इसको ऐसे, तो यहाँ से रूट निकल आएगा आपका, कितना हो गया 16 का तो 4 हो गया, इसका 3 आ गया, इसका 10 आ गया, तो x की वैल्यू 16 आ गई, x की वैल्यू होगी 120 सेंटीमीटर, ये x 16 के आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो वर्ग का परिमाप चाहिए, हमें वर्ग का क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्ग का परिमाप। और वर्ग का परिमाप कितना, 4 गुना क्या होता है, 4 की ना भुजा होता है, 4 गुना भुजा होता है, तो 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, भुजा की भुजा कितनी निकली है 120 सेंटीमीटर निकली है, ठीक है। अगर 120 सेंटीमीटर निकली है तो वैल्यू क्या बन गई 12 चौक 48, 480 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया, यही बन गया आपका आंसर। वर्ग का परिमाप बन गया 480 सेंटीमीटर
आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि किसी वर्ग यानी ए का क्षेत्रफल एक वृत्त बी के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग हमारे पास में दिखा रखा, वो ए है, एक वृत्त हमारे पास में है, ठीक है, वो बी है, यानी वर्ग ए है और वृत्त बी है, ठीक है। चलिए सोल्व करते हैं जिसको। एक तो वर्ग है, यानी ये मान लिया एक वर्ग है, ये एक वर्ग मान लिया आपको, ठीक है, और ये एक वर्ग सर्किल यानी वृत्त मान लिया हमने। तो इसका रेडियस मान लिया आर है, इसकी जो साइड है, ठीक है, मान लिया ये जो है हमारे पास में कितना है, एक वर्ग है, मान लिया इसकी ए स्मॉल ए साइड मान लेते हैं, स्मॉल ए साइड यानी ए साइड हो जाएंगी सारी हमारे पास इस प्रकार से। चलिए अभी कहते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल है, क्वेश्चन में ये कहा गया है वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इज इक्वल टू है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारे पास वृत्त यानी सर्किल दिखा रखा है उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर है। तो हमें क्या करना है, हमें ए और बी के परिमापों का अनुपात निकालना है, यानी ए और बी का परिमाप निकालेंगे और उनका फिर अनुपात निकालेंगे। क्या निकाल, अब देखो यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल देखो, मान लिया क्या भुजंगात 2 होता है तो ए का पावर 2 हो जाएगा इज इक्वल टू, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से आर तो बाहर निकल आएगा, अंडर रूट पाई अंदर आएगा, यानी ए की जगह आप आर रूट पाई लिख सकते हैं, यानी ए के प्लेस पर आर रूट पाई यूज कर सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये मान लिया वर्ग ए है और ये मान लिया वृत्त बी है, ऐसा कर लेते हैं। तो वर्ग ए का परिमाप कितना होगा, वर्ग ए का जो परिमाप होगा वो क्या लिखा जाएगा, वर्ग ए का परिमाप जैसे कि हम जानते हैं 4 गुना भुजा होता है, यानी 4a होता है, 4a होगा, यानी कि 4 के साथ a की वैल्यू तो आर रूट पाई है, इसे रख देंगे। अब क्या करेंगे, इट मीन्स वृत्त b का परिमाप देखेंगे। वृत्त b का परिमाप क्या होगा, वृत्त b का परिमाप क्या, परिमाप मतलब सरकमफरेंस होगा, सरकमफरेंस का मतलब कितना होगा 2 पाई आर होगा, क्या होगा 2 पाई आर होगा। इनका हमें क्या चाहिए, इनका हमें रेशो चाहिए, इसका क्या चाहिए, रेशो चाहिए, यानी कि वर्ग ए का जो परिमाप है, वर्ग ए का जो परिमाप आपका दिया हुआ है उसको आप अपॉन कर दीजिए, इट मीन्स वृत्त बी का परिमाप के लिए इनको, तो ये क्या वैल्यू देगा 4r अंडर रूट पाई देगा, नीचे 2 पाई आर देगा, 2 से तो 2 बार कट गया, आर से आर कट गया। अब ये बचा कि 2 रूट पाई अपॉन पाई। अब ऊपर से क्या करना है, ये रूट कैंसिल करना, रूट पाई कैंसिल करना हमें, तो नीचे क्या लिख देंगे, इसे लिख सकते हैं रूट पाई मल्टीप्लाई बाई रूट पाई, एक रूट पाई से रूट पाई कट गया तो कितना आ गया 2 बटे रूट पाई आ गया, यानी कि इनका जो रेशो निकल के आ गया वो आ गया 2 रेशो अंडर रूट पाई, 2 रेशो अंडर रूट पाई, और ये आपका आंसर बन जाता है। और ये आंसर चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर बन गया 2 रेशो रूट पाई। क्वेश्चन 22 दिसंबर 2021 में पूछा गया था, 22 दिसंबर 2021 में आया था CTET मैथ्स पेपर 2। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी समलंब का परिमाप 188 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल जो है वो 1625 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी असमांतर भुजाओं का योग बताइए क्या होगा। क्वेश्चन 20 दिसंबर 2021 में आया था CTET मैथ्स पेपर 2 के अंदर। चलिए कुछ फिगर इस प्रकार से दिखा रखी, ये हमारा ABCD एक क्या दिखा रखा, ट्रेपेजियम दिखा रखा, ठीक है। चलिएगा ट्रेपेजियम हमारे पास दिखा रखा, हमें क्या बताना कि उसकी असमांतर भुजाओं का योग बताना। ये जो असमांतर भुजाएं हैं उनका हमें क्या बताना है, योग बताना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिएगा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो हमारे पास में होता है वो क्या होता है 1/2।
सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई उनके बीच की दूरी यानी कि हाइट जो दिखा रखी है, ऊंचाई जो दिखा रखी है। ठीक है, तो एरिया क्या निकल के आ गया? एरिया तो दे रखा 1625 दिखा रखा, 1625 दिखा रखा। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ए बी प्लस ऑफ डी सी। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई बाई हाइट मतलब हाइट की कितनी 25 दिखा रखा, 25 दिखा रखा है। अच्छा चलो हमें क्या निकालना है? ए बी प्लस डी सी निकालना है। तो क्या करेंगे, ये जो 1625 दिखा रखा है इसमें 2 का तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 25 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अच्छा तो अगर इसको वैसे काट लें, छोटा भी कर सकते हैं या इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई भी करके भी काट सकते हैं। मल्टीप्लाई से भी ये कट जाएगा, छोटा छोटा भी काट सकते हैं। मल्टीप्लाई से ऐसे कर लेंगे कि ये आपके पास में ऊपर जो वैल्यू दिखा रखी है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में कितना आएगी? 3250 आ जाएगी और 25 से भी कट जाएगा। 25 से एक बार कट गया। ठीक है, कितना बचा? 25 × 75 0, मतलब आंसर आ गया 130। ऐसे बन गया। ए बी प्लस यानी समांतर भुजाओं का जो योग है वो निकल के आ गया। ठीक है, जो समांतर भुजाएं हैं उसका योग निकल के आ गया हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिखा रखा है? यानी ए बी प्लस यानी कि जो हमारे पास में समांतर भुजाओं का योग आ गया। समांतर भुजाओं का अगर आप योग करते हैं तो वो निकल के आ गया आपका 130। ये बात क्लियर होगी? अच्छा जो हमारे पास परिमाप दिखा रखा है यानी कि जो परिमाप क्वेश्चन में दिया हुआ है, समलंब का जो परिमाप दिखा रखा है वो दिखा रखा है 188। कितना दिखा रखा? 188 सेंटीमीटर। परिमाप मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए सबको जोड़ के है ये वैल्यू 188। हमें तो निकालना है असमांतर भुजाओं का योग। कौन कौन सी? हमें तो ए डी प्लस क्या चाहिए? ए डी प्लस बी सी चाहिए जो असमांतर भुजाएं हैं। यानी कि हमें चाहिए असमांतर भुजाओं का योग। अब हम उसके क्या करेंगे? अगर हम असमांतर भुजाओं का योग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? परिमाप में से 188 में से 130 घटा देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 58 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर बन चुका है। ये आपका आंसर बन गया 58 सेंटीमीटर। चला गया डी पार्ट के साथ में। 58 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, चलिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, जिस ज़्यादा से ज़्यादा बहनों भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके। चलिए अच्छा आपका अपना चैनल है स्टारडल क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल। अगर मेरे प्यारे दोस्त ने, मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? इट मीन्स एक बगीचे में जो है ₹30 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत जो है वो इट मीन्स 180000 है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो ₹50 प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर अगर बाड़ लगाने हों तो उसकी लागत क्या होगी? क्वेश्चन 28 दिसंबर 2021 में आया था CTET मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर? चलिए किस प्रकार से आप इसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो इस जो हमारे पास में बागीचा है ये, ठीक, रेक्टेंगुलर गार्डन की बात हुई है। रेक्टेंगुलर गार्डन, ठीक है, गार्डन कैसा है? रेक्टेंगल, आयताकार बगीचा है। ठीक है, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ये जो हमारे पास में क्या है, ये जो आयताकार, ये जो हमारे पास आयताकार बगीचा है, ठीक है, या आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? घास की कालीन बिछाने में जो कुल लागत आई, यानी जितनी भी कुल लागत हमने लगाई है, कुल लागत को प्रति मीटर स्क्वायर की जो घास की दर है, यानी कि प्रति
मीटर स्क्वायर जो घास की दर है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये जो कुल लागत कितनी आई है, कुल लागत की बात कितनी है, जो क्षेत्रफल निकल रहा है तो कुल लागत कितनी निकल के आई है 180000 डिवाइड बाई क्या कर देंगे, प्रति लागत कितनी है, प्रति 30 रुपीज़ प्रति मीटर स्क्वायर, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू कट गई, 30 से 6 बार कट गया, 1 2 3 जीरो लग गई, दैट इज़ 6000। ये इतने क्या बन गया, मीटर स्क्वायर क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया किसका, आयताकार बागीचे का क्षेत्रफल बन गया। ठीक है, चलिए लेट मान लेते हैं जो लंबाई है वो कितनी हो जाती है 5x हो जाती है, जो चौड़ाई है ठीक है वो मान लेते हैं 3x हो जाती है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, अगर इस आयत का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L मल्टीप्लाई बाई B मान लिया। ये तो बन गया कितना 5x, ये बन गया 3x। ठीक है, और क्षेत्रफल क्या दिखा रखा, क्षेत्रफल दिखा रखा 6000, जो निकाल लिया हमने अभी यहाँ पर निकल के। अच्छा, ये मैंने 15x स्क्वायर की वैल्यू क्या बन गई 6000 बन गई। x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 6000 को 15 से डिवाइड, 15 चौका 60 होता है, 400 निकल के आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो √400 हो जाएगी, यानी x का आंसर आ गया 20। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर 20 निकल के आ गया है तो अब हम यहाँ से लंबाई निकाल सकते हैं, यानी लेंथ निकाल सकते हैं जो 5x है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 20, यानी कि आंसर निकल के आ गया 100 सेंटीमीटर। ये लेंथ निकल के आ गई। चौड़ाई इन ब्रेथ की बात करें तो वो 3x है, यानी 3 में आप 20 की मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका कितना आ गया 60 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई निकल के आ गई। अब यहाँ से आप आयत का परिमाप, क्योंकि हमें आयताकार बागीचे में बाड़ की जो माप है वो आयत के परिमाप के बराबर होगी। इसका मतलब ये है हमें जो आयत का परिमाप चाहिए। अब आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप जो होता है वो क्या होता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है, 2L + B कह लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखा आपने 2 लंबाई तो हो गई 100, ठीक है, चौड़ाई हो गई 60, 160 बन गई, 160 गुना 2 320 बन गई, तो 320 मीटर ये हमारे आयत का परिमाप आ गया। क्योंकि 1 मीटर बाड़ लगाने का खर्च जो है वो कितना है 50 रुपये है। क्या है 50 रुपये है, तो 320 मीटर के बाड़ की कीमत क्या हो जाएगी। अगर हम कीमत निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगी 320 में 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने क्या निकल के आए, इतने रुपीज़। तो रुपीज़ क्या निकल के आ गया है 32 पंजे 160, ठीक है, और 2 जीरो और लग गए, 16000 बन गई। ठीक है, 16000 मतलब पार्ट नंबर ए जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। 16000 की लागत में 320 मीटर की बाड़ को लगा दिया जाएगा। क्लियर हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया अगला भाई। क्वेश्चन में क्या बताया है, किसी समलंब का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी दोनों असमांतर भुजाओं का जो लंबाई है वो 17 सेंटीमीटर है और 23 सेंटीमीटर। असमांतर भुजाओं फिगर में देख रहे हैं, जैसे कि ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं, ये दोनों असमांतर भुजाएं हैं। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, यानी ये जो समांतर भुजाएं हैं ए बी और आपका, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये है 16 सेंटीमीटर। अच्छा, समलंब का क्या चाहिए आपको, परिमाप चाहिए। क्या चाहिए, परिमाप चाहिए। ठीक है, ये दोनों ए बी और डी सी, ए बी और आपका जो डी सी है टोटल वाली, ये बड़े वाली, ये दोनों क्या है समांतर भुजाएं। क्वेश्चन के सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, आपका ए बी पैरेलल टू कितना है डी सी है। ठीक है, अच्छा ए डी दिखा रखा 17 और बी सी दिखा रखा, ये इसको ई मान लो, चाहे आप इसको एक नया नाम दे लो ई का। ठीक है, और बी सी दिखा रखा 23, इसे बाद में देखेंगे। पहले समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेपिजम देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपिजम देखते हैं, इट मीन्स जो हमारा समलंब बना हुआ है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होता है 1/2 गुना क्या होता है समांतर भुजाओं के बीच की
का योग, समांतर भुजाओं का योग। अब मान लिया ये जो साइड है इसको तो हम ए मान लें और इस वाली साइड को हम पूरी को क्या मान लें, बी मान लें, तो इसका योग कितना आ गया, ए प्लस बी, ठीक है। और मल्टीप्लाई इसकी बीच की जो हाइट है ये कितनी बन गई, 16 बन गई, एच 16 बन गई, ठीक है, इंटू एच होता है 16 बन गई। अब ये क्या दिखा रहा है क्वेश्चन में, ये जो दिया हुआ ये तो 512 दिखा रखा, 512, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1/2 और समांतर भुजाओं का जो योग है वो हमें निकालना ही है और इंटू 16 हो गया। तो 2 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई 16 से डिवाइड कर देंगे तो ए प्लस बी का आंसर क्या बन जाएगा कि भाई 512 तो एक को दिखाई रखा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 से काटा, 2 से 8 बार कट जाएगा, ठीक है, 8 से काटेंगे तो ये कितना होता है 6 और 4 इन 64 बार कट जाएगा, यानी 64। ए प्लस बी का जो आंसर आ गया वो आ गया 64। यहाँ तक बात समझ आएगा। चलिए, समलंब का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। क्या होता है, समलंब का जो परिमाप होता है, समलंब का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। यानी कि क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ पे इसका तो पता है हमें, ए बी और डी, ए प्लस बी तो पता है, 17 और जोड़ दीजिए, ठीक है, 17 प्लस कितना हो जाएगा, इनका तो वैल्यू कितना आ गया, 64 आ गया, और ये प्लस कितना हो गया, 23 हो गया, जोड़ दिया 104 हो गया, 104 सेंटीमीटर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। चला गया बी पार्ट पे 104 सेंटीमीटर आपका राइट आंसर बन जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, लाइक करेंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि हमारे जो दोस्त हैं वो हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा अच्छी प्रकार से, उनको इट मीन्स लाइक करें वीडियो को ज़रूर, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है। जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। साथ में एक चीज़ और बताना चाहेंगे, हमने जो है सीटेट एग्ज़ाम यानी सीटेट में जुलाई के लिए, सीटेट जुलाई 2024 के नाम से जितने भी वीडियो बनाई हुई हैं, ठीक है, ये हमारा 9th वीडियो है। इससे पहले जो आपकी 1 to 8 वीडियो हमने डाली हुई है, 1 से लेकर 8 नंबर तक की वीडियो जितनी डाली हुई हैं, ठीक है, उन सभी को आप उनके हर एक क्वेश्चन को निकाल के देखें, जिससे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसलिए 1 to 8 तक की सारी वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी आप एक बार ज़रूर अपने आपको निकाल के देखिएगा, और उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने उसमें डाले हुए हैं। तो 1 to 8 वीडियो को पूरी को सोल्व कीजिए, ठीक है, देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप टाइम लिमिट के हिसाब से कर पा रहे हैं। हर क्वेश्चन में, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन है, तो 30 क्वेश्चन को आप टाइम लिमिट के हिसाब से बैठ के देखिएगा कि एक 30 क्वेश्चन में आप कितना टाइम लगेगा। जैसे एग्जाम में आपको पता चले कि 30 क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में टाइम जो है लगता है सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आप वहाँ कैलकुलेशन की अपने आप को परखिएगा कि आप कितनी अच्छी कैलकुलेशन, ठीक है, 30 क्वेश्चन में कितना समय ले रहे हैं, एग्ज़ाम के हिसाब से आपको कितना समय और चाहिए। तो 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रकार से 1 to 8 वीडियो से आप कर सकते हैं। चैनल में बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं, वहाँ से आप देखेंगे तो आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैव लीनियर सिमेट्री बट नो रोटेशनल सिमेट्री। निम्नलिखित में से किस आकृति में रेखिक सममिति होती है परंतु घूर्णन सममिति नहीं होती है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज में होती है, रेक्टेंगल यानी आयत में होती है, काइट यानी पतंग में होती है, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज में होती है, ठीक है। इसे कुछ इस प्रकार से समझेंगे। देखिएगा हमारे पास में क्या कह रहा है कि एक आकृति में रेखिक सममिति क्या होती है, कि एक आकृति में रेखिक सममिति तब होती है जब कोई ऐसी रेखा प्राप्त की जा सके जिसके अनुदिश उस आकृति को मोड़ने पर उसके दोनों भाग परस्पर संपाती हो जाएं, उसे हम रेखिक सममिति कहते हैं। घूर्णन सममिति वो होती है यदि घूर्णन के बाद वस्तु स्थिति के अनुसार पहले जैसी दिखाई देती है
तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन सममिति कहते हैं। कुछ आकृतियाँ, उनकी रेखिक सममिति की संख्या और घूर्णन सममिति की संख्या यहाँ दिखा रही है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, रेखिक सममिति संख्या 3 होती है, तो घूर्णन की भी 3 ही होती है। आयत के अंदर 2 होती हैं, घूर्णन की भी 2 होती हैं। पतंग में 2 होती हैं, लेकिन घूर्णन की होती ही नहीं है, ठीक है। और समचतुर्भुज में 2 होती हैं, 4 होती हैं, और घूर्णन की सममिति कितनी होती है, 2 होती है। इसको काइट को इस प्रकार से देख सकते हैं। देखो ये हमारी काइट होती है, इसमें क्या दोनों साइडें बराबर और ये हमारी दोनों साइडें बराबर, तो इसमें कोई घूर्णन सममिति नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो सी पार्ट है वो राइट आंसर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में 8 जनवरी 2022 में पूछा गया था। इस प्रकार के पेडागोजी के क्वेश्चन भी हमने इसके अंदर डाले हुए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। यानी कि केवल समबाहु त्रिभुज की बात करें, केवल समद्विबाहु त्रिभुज की बात करें, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात करें, स्केलेन ट्राइंगल की बात करें यानी विषमबाहु त्रिभुज की बात करें, या बोथ स्केलेन ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज दोनों की बात करें, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से समझेंगे, देखिए हमारे पास में ये पॉइंट आंसर समझ गया कि आप सी आंसर इसका राइट आंसर होगा, लेकिन इसको कैसे समझेंगे राइट आंसर कैसे होगा। देखिए केवल विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज एक समबहुभुज है और उसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। विषमबाहु त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, प्रत्येक समबहुभुज भी की उतनी ही सममित रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। इसमें 3 बातें और समझेंगे कि समबाहु त्रिभुज में 3 सममित रेखा होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा होंगी, विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं बनेगी, और समद्विबाहु त्रिभुज में 2 सममित रेखा बनती है क्योंकि उसमें 2 रेखाएं समान होती हैं। ये बात समझ आ गई होगी। यानी सी पार्ट जो है आपका राइट आंसर होगा स्केलेन ट्राइंगल ओनली, यानी केवल विषमबाहु त्रिभुज ही आंसर होगा। क्वेश्चन 1 जनवरी 2022 में पूछा गया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्या कि एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है। चलिए दूसरा क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। अगला कहता है एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यानी सर्किल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। आगे क्या कहता है एक सम चतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे इस प्रकार से, देखिएगा एक वृत्त में आंसर तो इसका सी हो गया, आंसर तो सी होगा पक्का कि एक सर्किल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है। ये बात असत्य है, सत्य नहीं है, नॉट ट्रू। समझें कैसे, देखिए एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है, यह बात बिल्कुल गलत है। यानी वृत्त में तो अनंत सममित रेखा बनती है। अगर हम सत्य बात को करें, यानी ट्रू वैल्यू क्या हो सकती है, एक समकोण त्रिभुज में अधिकतम एक सममित रेखा हो सकती है, एक समचतुर्भुज की कोई सममित रेखा नहीं होती, एक समचतुर्भुज अपने विकर्णों के परितः सममित होता है। ये सभी बात क्या है, सत्य हैं। लेकिन गलत बात क्या थी, गलत बात यानी कि हमारे पास नॉट ट्रू की बात कर रहा था, तो नॉट ट्रू में सी आएगा कि ए सर्किल हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वृत्त की केवल एक सममित रेखा होती है। ये बात गलत दे रखी है, यहाँ तो अनंत होती है। क्लियर हो? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, अगले क्वेश्चन में हमारे कुछ इस प्रकार से बताया हुआ है कि यदि मोटे कागज़ की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो उसी कागज़ की कितनी सीटों का भार 3 सही 1/2 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन जो है 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था CTET मैथ्स पेपर 2 के अंदर। क्या होगा जी, देखो 40 ग्राम भार की जो सीट है वो कितनी है, 12 है। जो 40 ग्राम भार की अगर सीटें हम देखें तो कितनी है, वो काउंटिंग में 12 सीटें हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि 12 सीटें हमें दिखा रखी काउंटिंग में। अगर 1 ग्राम भार की सीट की बात करें, 1 ग्राम भार की सीट अगर आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा जी, 12 को 40 से डिवाइड कर देंगे, इतनी सीटें निकल के आ जाएंगी।
ये बात भी क्लियर हो गई। चलिए हमें क्या चाहिए, 3 से ही 1/2 किलोग्राम, 3 से ही 1/2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर, 3 से ही 1/2 किलोग्राम की बात कर रहा है, मतलब 3 दूना यानी 3 में 3.5 कह सकते हैं। 3 पॉइंट आपका कितना हो गया, 5 kg हो गया, यानी 3.5 मल्टीप्लाई अगर 1000 कर दें तो इतने ग्राम बन जाएगा। ये एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 3500 ग्राम, 3500 ग्राम बन गए। अब 3500 ग्राम भार की सीटें कितनी बनेगी, इट मीन्स 3500 ग्राम भार की जो सीटें बनेगी वो कितनी बनेंगी वो हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, 12/40 गुना 3500 कर देते हैं। अब एक जीरो से जीरो कट गया जी आपका, 4 से 4 3 12 कट गया, यानी कि सीटों की संख्या आई 3 गुना 350, 1050 होता है इसका आंसर। 1050 सीटें जो है वो बन के तैयार हो जाएंगी। आंसर बन गया 1050। आंसर लग गया बी पार्ट के साथ में, बी बन गया राइट आंसर। क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला क्या कहता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है कि विमाओं 40 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर वाले एक ठोस घनाभ के पृष्ठ को ₹20 प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने की लागत 1032 है। x का मान बताइए क्या हुआ। एक क्यूबॉइड, इस प्रकार से लेंथ, ब्रेथ, हाइट, फेस, वर्टेक्स वगैरह होते हैं। ये क्वेश्चन अगस्त 2023 में पूछा गया था, CTET मैथ्स पेपर 2 में आया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। किस प्रकार से आप इसको निकालेंगे ये हमें क्वेश्चन करना है कि x का मान निकालना है। देखो टोटल जो कॉस्ट दिखा रखी है इसकी, अगर टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट है 1032, इतने रुपीज़ जो है वो टोटल कॉस्ट है। अच्छा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करूं, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट जो दिखा रखी है वो दिखा रखी है 20, यानी ₹20 दिखा रखी है। अगर हम इसमें से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालना चाहें तो कितना हो जाएगी, 20/100 यानी 1/5 रुपये हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 1/5। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालें तो क्या निकल के आएगा जी हमारे पास में 1032, ये जो टोटल कॉस्ट है इसको 1/5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट से डिवाइड कर दीजिए टोटल कॉस्ट को। ये क्या चलेगी, ऊपर चलेगी, यानी कि 1032 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया। तो इसका TS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबॉइड होगा वो निकल के आ गया कितना, दैट मीन्स आंसर क्या बन गया, 1032 इंटू 5 कर देंगे तो 5160 आ जाएगा, 5160 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझना है, ठीक है, यहाँ तक बात समझेंगे। लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता क्या है, TS से होता क्या है, वो होता है 2 LB BH HL, ये होता है। अब यहाँ L क्या है 40, B क्या है, H क्या है X, ठीक है। LBH की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। ये जो 5160 तो चल ही रहा है, ये तो 5160 चल रहा है, ठीक है, टोटल सरफेस निकाल लिया हमने। अब यहाँ पे 2 गुना LB से मतलब कितना हुआ, 40 और 36 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, चलिएगा। BH से मतलब क्या हुआ, BH 36 और X की मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस HL से मतलब कितना हुआ, X और 40 की मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करेगा। आई थिंक दैट ये वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी, इट मीन्स डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। तो इसको लिख देंगे, डिवाइड बाई 2 का मतलब 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 0, यानी ये इससे काट देगा 2580 टाइम। ये कितना हो गया, 40 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में तो ये बन गया 1436 चौका 144 और 01440 बन गया, ये वैल्यू बन गया हमारे पास में। और ये 36x आ गया यहाँ से, और ये बन गया 40x, दोनों 76 कितना 76 हो गया। तो ये कर लीजिए 76x इजकल टू बन गया 2580 माइनस 1440, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, क्या बन जाएगा 1140 रह जाएगा। 76x, x की वैल्यू कितना आ गई
1140 डिवाइड बाई 76, ठीक है। 76 की 1 टाइम चलाइए, 76 की 5 टाइम चलाइए, x का आंसर आ जाएगा 15 आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितना आ गई? 15 आ गई। 15 कहाँ है? सेकंड पार्ट बनेगी, नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहा है। नंबर सेकंड जो है आपका राइट आंसर बन जाता है। आंसर बन गया 15 इज योर राइट आंसर। सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि किसी आयत का जो क्षेत्रफल है उसकी भुजाओं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर, यानी जिसकी भुजाएं 177 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, किसी आयत का क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 176 सेंटीमीटर और 56 सेंटीमीटर है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। सर्किल के वृत्त की परिधि क्या होगी ये बताना है। अगर पाई को 22/7 लेके चलें, देखो ये सर्किल है, इसका रेडियस r हो गया, ये हमारे पास में क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया, इसका ये लेंथ, और ये क्या हो गया? विड्थ, यानी कि ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिएगा देखिएगा, अगर हम आयत के क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर क्या बन जाता है, यानी कि जो हमारा आयत का क्षेत्रफल होगा और जो हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ये दोनों बराबर हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। L इंटू बी होता है। L से मतलब यहाँ 176 से है, B से मतलब यहाँ पर 56 से, 56 से है। ये कितना? पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मतलब कितना हो गया? 22/7, और r का मतलब r स्क्वायर, जो फिलहाल अभी हमें निकालना है। तो इसको 7 से मल्टीप्लाई 22 से डिवाइड कर देंगे तो r स्क्वायर क्या निकल आएगा? 176 मल्टीप्लाई बाई 56 है, और मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइड बाई 22, ठीक है। 11 से 2 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे तो कितना हो गया? 1 बार और 6 बार, 2 से काटेंगे तो 8 बार, ठीक है। अच्छा, इतना निकल के आ गया। इट मीन्स इसको लिख लीजिए 8 गुणा 56 लिख लीजिए, 8 से 56, और ये 7 यहाँ है ही पहले से। हमें निकालना r, अंडर रूट हो जाएगा सबका, कितना? 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, इसमें से 1 8 बार, इसमें 7 बार, तो 8 से 56, यानी 56 सेंटीमीटर आपका रेडियस निकल के आ गया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। हमें चाहिए वृत्त की परिधि चाहिए। हमें क्या चाहिए? वृत्त की परिधि चाहिए। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होता है। 2 पाई r होती है। 2 इंटू पाई का मतलब 22/7 होता है, और रेडियस मतलब 56 सेंटीमीटर, 7 × 56 होता है, यानी कि 44 में अगर 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर निकल आएगा 352 आंसर बन गया आपका। 352 आंसर बन जाता है, और ये चला गया सेकंड पार्ट के साथ में। सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन नंबर 12 था, कंप्लीट हो गया। अगस्त 2023 के क्वेश्चन कराने आपको CTET मैथ्स पेपर 2 के। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें प्यारे दोस्तों, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया, उम्दा क्वेश्चन दिया अपने आप में, कि आपको ये बताया है कि रोमन संख्यकों में इनमें से कौन सी संख्या सही नहीं है? LX ट्रिपल या XCII या LC या XLIV, इसमें से कौन सी संख्या सही नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन 6 जनवरी 2022 में पूछा गया था। सबसे पहले आपको रोमन संख्याओं के बारे में बताते हैं, रोमन संख्या क्या होती है, कैसे रिप्रेजेंट की जाती है। चलिए समझते हैं इस प्रकार से। देखिए ये हमारे पास में रोमन नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका इस प्रकार से है। 11 को, 20 को, 30 को, 40 को, L4 50, LX 60 या LXX 70, LXX यानी 80, XC मतलब 90 और C मतलब 100। इस प्रकार से ये आपके L का मतलब 50, C को 100, D को 500, M को 1000 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सभी छोटी छोटी बातें रोमन नंबर्स की हो गई, ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि LXII ये क्या होता है, इसे कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। देखो अगर हम सबसे पहले क्या कहते हैं, LX ट्रिपल I को लेते हैं तो L का मतलब 50, X का मतलब 10 और
तीनों का मतलब 1 1, तो ये 63 हो गया, इसे लिखा जा सकता है। ठीक है, XCII का मतलब XC का अर्थ होता है 100 माइनस 10। XC मतलब 100 में से क्या करते हैं, पीछे वाला 10 माइनस कर देते हैं, तो 90 निकल आएगा। XCII का मतलब 90 में 2 जोड़ दिया तो 52 हो गया। XLIV यानी ये हमारे पास कितना हो गया, ये वैल्यू हमारे पास LX दे रखा है, XL दे रखा, सॉरी XL दिया हुआ है, तो 50 में से क्या करें 10 माइनस करेंगे। ठीक है, और उसमें 5 प्लस करेंगे, 1 माइनस, तो क्या हो गया 44 हो गया। 44 हमारे पास हो जाता है। देखो LC जो है, LC को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, क्योंकि हम निकटतम संख्या को केवल बाईं ओर से घटा सकते हैं, जो इस प्रकार से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप ये देख रहे हैं कि IX को 9, XC को 90 और CM को अब 900 लिख सकते हैं, तो घटाव संख्या बड़ी संख्या के 1/10वें से कम नहीं हो सकती, इसलिए LC नहीं लिखा जा सकता है। यानी ये सभी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे नहीं लिख सकते हैं, तो C इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में, अगस्त 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ABCD एक रोम्बस है जहां पर एंगल ADB 25 डिग्री का है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल BAD माइनस एंगल ABC आपको फाइंड करना है। एक समचतुर्भुज में आपको एंगल 25 दिखा रखा है, ADB आपको फाइंड करना है दिस वन। क्लियर? चलिएगा, यानी एंगल ADB फिगर के अकॉर्डिंग ये एंगल 25 का है, क्योंकि ये एक रोम्बस है, इट मीन्स सभी साइडें क्या है, आपस में पैरेलल है। ये बात यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्या है 25 है। इन केस ऑफ रोम्बस ABCD, ठीक है, ये सभी साइडें क्या है, आपस में पैरेलल है और क्या है, बराबर है। ठीक है, कितना बन गया कि AB इजिकल टू BC इजिकल टू CD इजिकल टू DA, और ये पैरेलल भी है। ठीक है, AB पैरेलल टू BC पैरेलल टू, यानी AB आपका पैरेलल टू BC पैरेलल टू CD पैरेलल टू DA। यहाँ होते हुए ये 25 दिखा रखा है, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर बात करें, इन ट्रायंगल किस में ABD में बात करें, तो क्या हो जाएगा कि AD इक्वल टू AB है, तो ये दोनों एंगल बेस एंगल, बिकॉज दैट इज आइसोलेस ट्रायंगल, तो ये बेस एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एंगल ADB जो आपका है वो एंगल ABD के इक्वल हो जाएगा, यानी ADB एंगल ABD के इक्वल हो जाएगा, तो ये भी 25 डिग्री का आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्योंकि ये पैरेलल है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंगल और दिस एंगल ऑल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोनों, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से, यानी एंगल आपका जो कौन सा है, ADB जो आपका एंगल है, ADB जो एंगल है वो इजिकल टू एंगल ऑफ कितना, DBC हो जाएगा, DBC हो जाएगा कितने, 25 डिग्री के बजाएगा, बिकॉज ऑफ कितना होगा, ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से ऐसा हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए, अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, हमें BAD चाहिए, BAD यानी हमें ये एंगल चाहिए, मान लिया इसको X हमने मान लिया, ठीक है, और हमें क्या चाहिए, ABC चाहिए, ABC जो हमारा बन गया 50 है पूरा पूरा। ठीक है, तो एंगल ABC तो चल गया पता हमें कितना, कि भाई 25 प्लस 25 डिग्री मिला के बन गया कितना, 50 डिग्री, ये तो मिल गया पता। ठीक है, अब हम क्या करें कि इन ट्राइंगल ऑफ अगर हम ABD में देखें तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, कि भाई x प्लस कितना 25 डिग्री प्लस 25 डिग्री मिल करके 180 डिग्री बनाते हैं, यानी x की वैल्यू निकालें तो 180 में से 50 चला गया, यानी कि ये 130 डिग्री का आ गया, यानी ये एंगल निकल गया 130 डिग्री का, यानी हमें कितना BAD फाइंड हो गया। हमारे पास में क्या हो गया, BAD, यानी एंगल ऑफ कितना BAD जो है वो फाइंड हो गया 130 डिग्री के। अब हमें एक्चुअल में फाइंड करना क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, दुगना ऑफ एंगल कौन सा BAD में से क्या माइनस कर दे,
एंगल ABC माइनस कर दें तो क्या बनेगा, दुगना ऑफ BAD क्या है, जो BAD बना 130 बना है, में से हम क्या कर दें 50 माइनस कर दें। यू मीन दस 260 में से हमें 50 माइनस करना है, एंगल बन गया 210 डिग्री। क्लियर, ये बन गया आपका आंसर, राइट आंसर बन गया। 210 चला गया थर्ड पार्ट के साथ में, 210 डिग्री इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन भी अगस्त 2023 में पूछा गया है CTET मैथ्स पेपर 2 के अंदर। क्वेश्चन था क्या कि अगर x को √198 मल्टीप्लाई बाई 550 इन 550, y को क्यूब रूट 99 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 363 लिखा जाए, देन तो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू किसके बराबर होगा। क्लियर हुआ, चलिए सबसे पहले x को ही सोल्व कर लेते हैं। x को सोल्व कर लेते हैं, x बराबर है अंडर द रूट कितना 198 और मल्टीप्लाई अंडर द रूट 550, इसको कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कितना है 198 है, 198, इसे थोड़ा फैक्टर कर लेते हैं। ये फैक्टर जो है 2 से काट लेते हैं, 2 से 9 दोनों में 18, इसके बाद में 3 से कट जाएगा, 3 से 33 बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 11 बार और 11 से कट जाएगा 1 बार। क्लियर, यानी x की वैल्यू जो यहाँ से देखा तो x की वैल्यू में अंडर रूट में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 11 आ रहा है। ये भी क्लियर हो गया, चलो इसे सीधा से लिख देंगे। ये तो बन जाएगा हमारे पास में भाई 2 पंजे 10 होता है, ठीक है, पंजे 50 और इंटू 11 कर देंगे, ठीक है, ये बन गया हमारे पास में। अब इसका टोटल x निकालना चाहें आप तो ये वैल्यू टोटल को एक साथ भी लिख सकते हैं इस प्रकार से, 2 में 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 3 में 3 की मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है, 5 में 5 की मल्टीप्लाई हो गई और 11 में 11 की हो गई। तो आई थिंक ये पूरा x सोल्व हो गया। इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11, ये x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। कितना हो गया 6 पंजे 30 और 11 कर दें तो 11 3 33, 330 आंसर आ गया, x का आंसर आ गया 330। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब y के केस में चलते हैं। y इज इक्वल टू क्या दिखा रखा, y में है क्यूब रूट 99 मल्टीप्लाई में है क्यूब रूट 363 ऐसे। अब 99 हमारे पास में दिखा रखा है यहाँ पे, तो ये तो बन गया हमारे पास है कि y का आंसर निकालने में क्यूब रूट के अंदर कितना बनेगा 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, ये तो ये बन जाएगा और मल्टीप्लाई यहाँ क्यूब रूट करेंगे 363 का, ठीक है। तो 363 को देख लेते हैं क्या बनेगा ये, इसको 3 से काटते हैं, 3 बन जा 2 जा बन जा, फिर ये 11 से कटेगा और फिर ये 11 से कटेगा एक बार। तो ये कितना बन गया हमारे पास में दूसरे वाला 3 गुना 3 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11 बन गया। अगर y को निकालें तो क्यूब रूट कंबाइन हो गया कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, यानी बन गया आंसर 3 गुना 11, यानी y का आंसर आ गया 33। ये बात क्लियर हो गई। चलिए हमें तो फाइंड क्या करना है जी 1/x प्लस 1/y फाइंड करना हमें, तो 1/330 प्लस 1/33, एलसीएम लेंगे तो 330 ही आ जाएगा, एक बार कटेगा प्लस कितनी बार कटेगा 10 बार कटेगा, यानी आंसर आ गया 11/330, 11/330। इसे काट दें तो फाइनल आंसर 1/30 मिल गया, 11 से ये 3 बार कट जाएगा 30 बार, तो 1/30 आंसर, इसे 0.0333 ऐसे मिलता चला जाएगा, यानी इसको आप 0.03 बार कह सकते हैं। क्लियर, ये आपका राइट आंसर बन जाएगा और ये आंसर चला गया 0.03, 3 पे बार है सिर्फ ओनली, 03 पे नहीं है, सिर्फ 3 पे बार है। तो ये सेकंड पार्ट को ये क्या करेगा, इट मीन्स सेकंड पार्ट आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा 0.03 बार इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन में।
16वें क्वेश्चन में। 15 तो कंप्लीट हो गया, 15 तो कंप्लीट हो गया, 16 में बढ़ते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कहते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ द मोड, मीडियन एंड रेंज ऑफ द डेटा गिवन बिलो। नीचे दिए गए आंकड़ों के बहुलक, माध्य और परिसर का भी माध्य निकालिए। कुछ आंकड़े दिखा रखे हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में इन आंकड़ों का क्या करते हैं, आरोही क्रम करते हैं। क्वेश्चन अगस्त 2023 के करा रहे हैं आपको, अगस्त 2023 में क्वेश्चन पूछे गए थे। अब आंकड़ों का आरोही क्रम लेते हैं, आंकड़ों का आरोही क्रम लेते हैं। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखेंगे, आरोही क्रम क्या बनेगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा कौन है इसमें, इट मीन्स 7 है, 7 आएगा। उसके बाद में देखेंगे तो 7 से बड़ा कौन है, 8 है, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे तो 9 आएगा। फिर क्या आएगा, 9 के बाद कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो हमारे पास में 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि 11 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 बार 11 लिखेंगे। 11 से बड़ा देखेंगे तो आपका 13 लिखा जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 से बड़ा जो है 14 है, उसके बाद फिर 15 है, फिर 16 है, ठीक है। 14 है, 15 है, 16 है, ठीक है। फिर 17 है और 23, 17 और 23। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए 12। 12 आता है इवन नंबर, ठीक है। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस th अपॉन 2। मतलब 12 का आधा कितना, 6 टर्म प्लस 7th टर्म अपॉन 2। अब यहाँ से मीडियन निकल के आ जाएगा, क्या बन गया जी। छठी टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6, छठी टर्म ये रही, 7वीं ये रही, यानी 11 प्लस 13/2 हो जाएगा, जो 24/2 बनाएगा, जिसे काट देंगे तो 12 आंसर आ गया, यानी मीडियन की वैल्यू आ गई 12। ये बात क्लियर हो। मोड से बात, मोड का मतलब हुआ जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आती है। बहुलक जो होता है वो सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, 11 आ रहा, 2 बार आ रहा, तो सीधा सीधा मोड तो ये बन गया। रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज मतलब परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, 23। सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या माइनस कर दीजिए, 23 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना बन गया, 16 बन गया, ठीक है। हमें क्या निकालना, हमें तो मीन निकालना है। किसको, सबको जोड़ दो, 12 प्लस 11 प्लस 16 बटे क्या कर दो, 3 कर दो, ये 39 हो गया। 39 अपॉन 3, 13 से काट देंगे इसको, 13 से 39 होता है, आंसर आ गया 13, यानी मीन जो आपका निकल के आ गया वो आ गया 13। दैट्स योर राइट आंसर बन जाता है। 13 चला गया ए पार्ट के साथ में, ए इज़ योर राइट आंसर। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल। जिन मेरे प्यारे साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ में एक चीज़ और बताएंगे, साथ साथ में CTET जुलाई 2024 के लिए जितनी भी वीडियो हमने डाली हुई हैं, हमने इसके अंदर वीडियो डाल दी अभी तक 1 to 8, 9th वीडियो हम बना रहे हैं फिलहाल, जो पढ़ा रही है 9वीं वीडियो है। तो 1 से 8 तक की जितनी वीडियो हैं, इन सभी क्वेश्चन में हर वीडियो में 30 क्वेश्चन है, हर वीडियो में 30 क्वेश्चन है, और 30 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चन है, और एक से एक बढ़ के क्वेश्चन हमने इसके अंदर डाला है। आपकी आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप 1 to 8 वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चंस को 30 क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को परखिए कि 30 क्वेश्चन आप कितने मिनट में कर पा रहे हैं, 30 क्वेश्चन में आप कितना मिनट ले रहे हैं। अगर आप ये 30 क्वेश्चंस अपने लिमिटेड टाइम में कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम में वो जो 30 क्वेश्चन करने का जो समय मिलेगा, उसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर सकेंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन
वीडियो 1 to 8 तक जितने वीडियोस हैं 1 से लेकर 8 तक की, इनके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करें और टाइम लिमिट के हिसाब से करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, 17वें क्वेश्चन में। 17वां क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि P की वैल्यू दिखा रखी है कितनी, 12.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10, 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। तो P को मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है। मानक रूप लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। चलिए करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट। क्वेश्चन अगस्त 2023 में पूछा गया था। P को लिखा गया है, कितना लिखा गया है, इट मीन्स 12.34 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 10, ये P को लिखा गया है, ठीक है, माइनस 5.67 मल्टीप्लाई 10 का पावर 9, ये P को लिखा गया है। अगर इन दोनों में से आप 10 की पावर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 12.34 मल्टीप्लाई बाई 12.34 मल्टीप्लाई बाई 10 बचेगा इस वाले पार्ट में। माइनस में ये सिर्फ 5.67 ही बचेगा, यानी कि 10 की पावर 9 तो बाहर है, ये बन गया, इसमें 10 की मल्टीप्लाई हो गई तो ये 123.4 बन गया। उसमें से क्या हो गया, 5.67 माइनस हो जाता है, ठीक है। तो वैल्यू कितना बन गया, 10 की पावर 9 बन गया। ये आंसर आ गया 123.4 है। इसमें से 5.67 यानी एक ज़ीरो ले लेंगे यहाँ, माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बन गया हमारे पास में, 37 पॉइंट आ गया, ठीक है, 7 आ गया, 117.73, 117.73 ये आपका आंसर यहाँ बन गया फिलहाल। बट हमें क्या करना है, ये इसको 16 के बन गया, लेकिन हमें क्या अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है तो ये पॉइंट हमारा कहाँ जाना चाहिए, ये पॉइंट हमारा यहाँ 1 पॉइंट में रिप्रेजेंट होना चाहिए। जब इसको हम 1 पॉइंट में रिप्रेजेंट करेंगे, 1 पॉइंट यानी डेस जो आपके पास में जो पॉइंट है इसके ऊपर एक ही प्लेस रहना है, एक डिजिट रहनी चाहिए मतलब आपकी। तो 1.11 कितना हो गया, 1.1773 बन जाएगा ये भाई, ये आपका पॉइंट यहाँ आएगा तो 1.1773 बन गया। मल्टीप्लाई में कितना, जब ये पॉइंट इधर जाएगा तो 10 की पावर कितनी, 2 बढ़ा देगा, और 10 की पावर 9 तो यहाँ थी पहले से, तो क्या बन जाएगा 1.1773 मल्टीप्लाई बाई 10 का पावर 11 में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 का पावर 11 में करना है, 1 पॉइंट कितना, P का आंसर क्या है 1.1773 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। ये कहाँ चला गया, ये चला गया ए पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट में 1.1773 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 11 से मानक रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है 95 मल्टीप्लाई 103 का मान निकालते समय एक विद्यार्थी ने क्या किया कि 95 मल्टीप्लाई 103 इज इक्वल टू कितना आ गया 10,000 प्लस 10 माइनस 15 लिख दिया। तो ए का मान बताइए क्या था। क्वेश्चन सी टेट में 8 जनवरी 2022 में पूछा गया था, सी टेट मैथ्स पेपर 2 के लिए। तो इसको सोल्व कैसे करें, देखो 95 मल्टीप्लाई बाई 103 लिखा हुआ है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया कितना 10,000, ठीक है, प्लस 10a और माइनस 15 लिखा गया, a का मान निकालना। देखो क्या हमारे पास ये 95 को आप लिख सकते हैं 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। चलिए इसको लिखते हैं 100 प्लस 3 103 को लिख सकते हैं। ये जो है एज इट इज़ लिखते हैं फिलहाल अभी, प्लस 10 माइनस 15, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना, 100 का 100 में मल्टीप्लाई करो, कितना बन गया 10,000 बन गया। 100 का 3 में करो, प्लस का कितना बन गया 300 बन गया। फिर 100 का 5 में माइनस का 500 बन गया।
फिर इसमें अगर माइनस का 15 बन गया, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या 10,000 है, ये कितना 10A है, ये कितना -15 है। यहाँ तक पहुँचना क्लियर हुआ। देखो इससे तो ये कट गया पूरा पूरा, 15 से 15 गया, कौन गया 300 माइनस 500 मतलब माइनस के 200 इज इक्वल टू 10A, इक्वल टू 10A, यानी कि A निकालना है आपको, तो -200 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 10 से इसको ये 20 बार काट देगा, तो A का आंसर आ गया -20। कितना हो गया -20 आंसर बन गया, -20 चला गया C पार्ट में, C बन गया आपका राइट आंसर बन जाता। तो इस प्रकार से C आपका राइट आंसर बन जाता, C इज योर राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, यदि 313632 इज इक्वल टू P की पावर 2 मल्टीप्लाई Q की पावर 5 मल्टीप्लाई R की पावर 4, जहाँ P Q R अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, क्लियर। तो P प्लस Q माइनस 2R, P प्लस Q माइनस 2R की वैल्यू क्या होगी, P प्लस Q माइनस 2R की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना। देखो इसमें क्वेश्चन में जब इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो इससे पहले इसके फैक्टर जरूर करें। फैक्टर करने के बाद पता चलेगा कि हम एक्चुअल आंसर क्या बनेगा। 3 1 3 3 1 3 6 3 2 ये नंबर है, इसके फैक्टर करने हैं। चलेगा 2 से काट लेते हैं इसको, कितना आएगा 1 5 6 8 1 2 6 12 हो गया, ठीक है, 1 5 6 8 1 6, फिर 2 से फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14 हो गया, 2 8 16 बन गया, 2 चौक 8 0 और 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से काट लेते हैं, 2 से 3 बार, 2 18 हो गया, 2 4 हो गया, 0 और 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। फिर 2 से फिर कट जाएगा, 2 से एक बार कटेगा, 2 से फिर 9 बार कटेगा, 2 6 12 0 2 2 4। अब 2 से फिर काट देंगे इसको, 2 9 18 हो गया, 2 8 16 0 2 1 2, अब नहीं कटेगा 2 से, अब नंबर आएगा 3 का। 3 से काटेंगे इसको, 3 2 6 हो गया, 3 3 9 हो गया, 3 2 6 हो गया, ठीक है। 3 6 जा 3 7 जा, फिर 3 से कैंसिल करते हैं, कितना बनेगा 1 0 8 9 बन गया। फिर 3 से कैंसिल करते हैं, कितना बन जाएगा 3 3 9 3 6 18 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1 2 1, फिर सीधा 11 से जाएगा, 11 से जाएगा, 11 11 जा और 11 से 1 टाइम कैंसिल हो। मतलब क्या हुआ कि ये जो वैल्यू बना 3 1 3 6 3 2 इज इक्वल टू 2 की वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है 4 आया, 3 की वैल्यू 3 ने 4 बार इसको काटा है, तो 3 की वैल्यू 4 बनी, 3 की पावर 4 बन गई और 11 की पावर बनी 2। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि 3 1 3 6 3 2 को रिप्रेजेंट किया हुआ है P की पावर 2 से, Q की पावर 5 से और R की पावर 4 से। अगर हम इसको इसी की भाषा में लिख लें तो हमारे पास जो नंबर दिए हुए हैं, यानी कि P की पावर 2 का मतलब 11 की पावर 2 हो गया, Q की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5 हो गया और R की पावर 3 की पावर 4 हो गया। तो यहाँ से आप 3 1 3 6 3 2 को कंपेयर कर सकते हैं। बोथ साइड क्या बनेगा
क्योंकि आपने कंपेयर किया तो आपको P का आंसर तो 11 निकल के आ गया, Q का आंसर आपका 2 आ गया, R का आंसर 3 आ गया। P का आंसर 11, Q का आंसर 2, R का आंसर 3। हमें फाइंड क्या करना है जी? फाइंड करना है P प्लस Q माइनस 2R। P मतलब 11 में आप क्या जोड़िए? 2 जोड़ दीजिए, माइनस 2 गुना 3 6 माइनस कर दीजिए, तो 11 प्लस 2 13 हो गया, माइनस का 6 माइनस कर दिया, आंसर बन गया 7। 7 इज योर राइट आंसर बन जाता है। 7 आपका राइट आंसर सेकंड पार्ट के साथ चला गया, आपका 7 आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनिता द्वारा प्री बोर्ड परीक्षा में प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। जैसे अंग्रेजी में 72 मार्क्स आए हैं, हिंदी में 84 आए हैं, गणित में 96 हैं, विज्ञान में 80 हैं, सामाजिक विज्ञान में 68 है। उपयुक्त तो आंकड़ों एक पाई चार्ट द्वारा पाई चार्ट बनाया जाता है, तो सुनीता द्वारा गणित में प्राप्त अंकों को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा? यानी आपको जो है इस प्रकार से जो सेक्टर बनेगा, यानी कि द पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड बाय अबाउट द डेटा, देन व्हेन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग मार्क्स ऑब्टेन बाय सुनीता इन मैथमेटिक्स। गणित के लिए बताना है। अब अगर हम यहाँ पर टोटल नंबर की बात करें, पहले क्वेश्चन सभी अगस्त 2023 के कराए जा रहे हैं आपको। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो कितने हमारे टोटल मार्क्स हैं? 6 6 20 0 0 और आपकी वैल्यू बन गई 40। टोटल वैल्यू हो गई 400, टोटल हो गए 400। एंगल इन मैथ्स, किसमें? मैथ्स में एंगल पूछ रहा है। देखो मैथ्स में मार्क्स कितने हैं? गणित में जो मार्क्स हैं वो है 96। कितने मार्क्स हैं? 96। कितने में से हैं? टोटल है 400। एंगल कितने का होता है? 360 का। पाई चार्ट बनाएंगे तो पाई चार्ट का पूरा एंगल जो है, अगर मैं इस तरह से पाई चार्ट में बना रहा हूँ, मान लीजिए मैथ का ही सिर्फ ओनली निकाल रहे हैं, ठीक है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री का। अब मुझे ओनली मैथ का निकालना है तो इसको हम 360 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे इसको तो 4 से 10 बार कट गया और 4 9 36 होता है, यानी कि 96 मल्टीप्लाई बाई 9/10 हो गया। अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये 864 होता है, डिवाइड बाई 10 कर दिया तो आंसर आ गया 86.4 डिग्री, ठीक है। इतने डिग्री जो है वो आपका आंसर बने। एंगल निकल के आ गया 86.4, दैट इज एंगल 86.43, यानी थर्ड पार्ट को आपका आंसर देता है 86.4। थर्ड पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा? इस प्रकार से पाई चार्ट से अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है तो आप ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है, जिस मेरे दोस्त ने, जिस मेरे साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये कैसा कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की लंबाई 1.2 मीटर है। कितनी है जी? 1.2 मीटर दिखा रहा है कि 1.2 मीटर है, और उसका आयतन 4620 सेंटीमीटर क्यूब है। क्या है? ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा अगर पाई को 22/7 लिया जाए? अगस्त 2023 में पूछा गया क्वेश्चन था। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये आपका हाइट और ये रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन को कि वॉल्यूम ऑफ क्या सिलेंडर जो होता है, वॉल्यूम सिलेंडर जो होता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
ये वैल्यू दे रखी है कि 4620 इज़ योर वॉल्यूम है, और हाइट की जहाँ तक बात करें तो हाइट जो दिखा रखी है या लेंथ की जो बात करें, वो लेंथ जो दिखा रखी है या एच जो दिखा रखी है वो है 1.2 मीटर। सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे, इट मीन्स 100, तो ये बन जाएगा 120 सेंटीमीटर एच बन जाती है, लेंथ बन जाती है इसकी 120 सेंटीमीटर बन जाएगी एच। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू पाई मतलब 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर इंटू एच मतलब 120, आर हमें निकालना है, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर क्या बनेगा जी 4620 में 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड में 22 मल्टीप्लाई 120 हो रहा है। यहाँ तक बात समझ में, 11 से काटा 11 दूना 22 होता है, 11 से काटा 11 चौक 44 है, ठीक है, और उसके बाद में क्या 11 दूना 22 हो गया, ठीक है। एक ज़ीरो से चाहे तो अभी फ़िलहाल जीरो ले, जीरो से जीरो भी काट देना है, ऐसे 42 आ गया ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में 2 से और काट सकते हैं, इसको 2 से काट सकते हैं, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, हमारे पास में 2 से 21 बार भी कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। 3 से काटे, 3 7 21 होता है, 3 चौक 12 होता है, यानी ऊपर बन गया 7 मल्टीप्लाई बाय 7, नीचे बन गया 4। मतलब अगर रेडियस निकालना चाहते हैं तो ये √7 मल्टीप्लाई 7/4 हो जाएगी, और इसको 7/2 सेंटीमीटर कह देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया। अच्छा, 7/2 आपका क्या बन गया, इट मीन रेडियस बन गया। हमें बेलन का वक्र पश्चिम क्षेत्रफल चाहिए, CS ऑफ सिलेंडर चाहिए, हमें CS ऑफ सिलेंडर चाहिए, इवन 2πRS चाहिए आपको, 2πRS चाहिए आपको। 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7 होता है, रेडियस की वैल्यू 7/2 निकल के आई है, एच की वैल्यू 120 थी, 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया 22 गुना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर आ गया 264, एक जीरो आ गई, ठीक है, दैट इज़ 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, और आंसर चला गया फर्स्ट पार्ट के 2640 सेंटीमीटर इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन में, 22 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि एफ वी और ई क्रम से किसी त्रिभुजाकार प्रिज्म के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्या को रिप्रेजेंट करता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य दिखा रखा है। देखो अगर एक ट्रायंगल पॉलीगॉन के रूप में 1 2 3 साइड्स का नंबर ऑफ साइड 3 हो हमारे पास में, तो प्रिज्म रूप में ट्रायंगुलर प्रिज्म है, तो यहाँ पर फेस निकालने के लिए क्या होता है कि जो नंबर ऑफ साइड्स है उसमें 2 प्लस कर दो तो फेस निकल आते हैं, नंबर ऑफ साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्टिसेस निकल आते हैं, और नंबर ऑफ साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो एज निकल आती है, ठीक है। चलिएगा, तो यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इसको सॉल्यूशन में, तो कितना निकल के आया भाई, एफ़ की वैल्यू जो है वो कितनी निकली, फेस जो निकला एफ़ तो 5 निकला, जो वर्टिसेस हैं वो कितने निकले हमारे पास में 6 निकल के आ गई, जो एज हो गई वो कितनी हो गई, वो 9 हो गई। अब इसमें से कौन सा पार्ट सही है या गलत है ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। चलो पहले पार्ट को ले लेते हैं अभी। ये कहता है 4F + 2V - 3E, ठीक है, ये इजिकल टू 6 दिखा रहा है। हम इसे सोल्व कर लेते हैं फिलहाल। अभी क्या आता है भाई, 4 में हम 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, +2 में 6 की मल्टीप्लाई करते हैं, -3 में 9 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना आ गया 4 पंजा 20, तो ये हो गया, ये यहाँ 12 हो गया, -9 × 27 हो गया, ठीक है। अब ये वैल्यू जो बन गई, इट मीन्स ये तो बन गया 32, ये माइनस का 27 हो गया, 32 में 27 जाएंगे तो 5 आएंगे, लेकिन ये कहता है ये 6 होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 6, इसका मतलब ये तो होगा नहीं, इज़ नॉट, यानी पहले वाला तो होगा नहीं। क्लियर हो। दूसरे वाले में देखते हैं, सेकंड वाले में आते हैं। ये कहता है कि 2F + 3V - 2E, ये इजिकल टू क्या है 10 दिखा रखा है, 2 में मल्टीप्लाई करो फेस 5 की, प्लस
3 में मल्टीप्लाई करो 6 की, माइनस 2 में मल्टीप्लाई करो 9 की। तो देखो क्या इजिकल टू 10 आता है, देखते हैं। इट मीन्स ये तो 10 हो गया, प्लस 36 और 18 और 9 दूना 18। यस बिल्कुल सही है, इजिकल टू 10 ही बन गया। दैट इज़ ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 10 इजिकल टू 10 आ गया। यस यस, यानी ये पार्ट नंबर 2 जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। सेकंड पार्ट फॉलो करता है, दिए गए कथन को सत्य बताता है। सेकंड पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। 23 क्या कहता है कि रेखा AB पर एक बिंदु P स्थित है। PQ एक किरण इस प्रकार है कि एंगल QPA ये वाला एंगल 7x को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल QPB ये 5x को रिप्रेजेंट करता है। तो 8x - 10 का आंसर क्या होगा? चलिएगा देखिएगा, बाई लीनियर पेयर की हम बात करें, बाई लीनियर पेयर की बात करें तो क्या होगा कि 7x + 5x मिलके 120 बनाएंगे। 7 × 5 = 12 होता है, यानी कि जो 12x है वो 120 बनाएगा। तो x का आंसर 120/12 यानी कि 10 बार काट देगा। दैट इज़ x की वैल्यू 10 आ गई। ये बात समझ में आ गई यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है 8x - 10 क्या होगा। दैट इज़ 8 में 10 की मल्टीप्लाई कर दी, -10 कर दिया, 80 में से 10 चला गया। दैट इज़ 70 आंसर रह गया। 70 यहाँ तक वैल्यू बन गई हमारे पास में। पर ये तो नहीं, ये तो क्या हो गया, ये तो 180 था ना। सॉरी, ये 180 है भाई, गलत कर दिया। एक्ट मीन्स 180 है, ये तो ये बाद में करेंगे। 180 है ये भाई, 180 होना था यहाँ पे। चलो दोबारा कर देते हैं इसको एक बार फिर दोबारा से। ये 180 था, ध्यान नहीं दिया गया इस पर। ये 180 था, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है हमारे पास में 180 होती है, 120 नहीं होती, 180 होती है, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास में? एट मीन 7 × 5 = 12x जो है वो 180 के बराबर आ गया। x की वैल्यू 180/12 हो जाती है और ये इसको 15 बार काटेगी। तो यहाँ से x का आंसर 15 निकल के आएगा। यहाँ 15 होता आंसर, x का आंसर 15 निकलेगा। चलो अब करते हैं क्वेश्चन, वही स्पीड आपकी कि 8 × 15 हुआ, माइनस का 10 हो गया, 15 × 8 कितना बन गया आपका? 120 हो गया, -10 चला गया, 110 आंसर निकल के आ रहा है। एज योर राइट आंसर बन जाता है। 110 आपका राइट आंसर बन गया। सेकंड पार्ट आपका राइट आंसर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बाय लीनियर पेयर सम ऑफ एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24वें क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ये कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ पर S एक बिंदु है, ठीक है। इस प्रकार स्थित है कि जो RS है, यानी एक अगर फिगर इस प्रकार से बना हो, ये जो RS वैल्यू है और जो PS है और जो SQ है ये सभी बराबर हैं। यदि एंगल QPR, एंगल आपका QPR यानी इस एंगल को 15 डिग्री बता दिया गया, तो दुगना ऑफ एंगल कितना PQR माइनस एंगल PRQ क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। देखिएगा अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे इसके अंदर, तो इन ट्रायंगल ऑफ, अगर आप इसे x मान लेते हैं, ठीक है, इसे y मान लेते हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल x है इन ट्रायंगल ऑफ कितने, इसमें PSR में क्या देखेंगे कि ये दोनों साइड बराबर हैं। कौन सा? इट मीन्स RS = PS होगा। क्या होगा? तो एंगल एक्स भी कितने का हो जाएगा? 15 डिग्री का हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। यानी ये भी कितने का हो गया? 15 डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर ये 15 डिग्री का है, यानी ये दोनों हमारे पास 15 डिग्री का हो गए, तो 15 दूनी 30 हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये कितने का आ गया? 150 का निकल के आ गया। क्योंकि इन ट्रायंगल अगर इसमें, तो सम ऑफ एंगल की बात करते हैं, सम ऑफ एंगल को क्या कर देंगे, यानी एंगल आपका, ये जो एंगल आपका RSP होगा, ये क्या होगा 180 में से आप क्या कर देंगे 30 माइनस कर देंगे, तो 150 का निकल के आ जाएगा। ये बात क्लियर होगी। ये y है तो इसका मतलब ये एंगल भी y होगा, क्योंकि यहाँ भी वही रोल फॉलो कर रहा है कि इन ट्रायंगल
आर एस क्यू में ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो हम इन ट्रायंगल एस या आर एस क्यू या क्यू एस आर ले लें या आर एस क्यू ले लें, में क्या देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। तो 150 डिग्री जो है वो इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस वाई के। दैट मीन्स 150 डिग्री इज इक्वल टू दुगना ऑफ y का आंसर 150/2 यानी 75 डिग्री निकल के आ गया। y का आंसर 75 डिग्री हो गया। यहाँ तक भी बात समझ में आ गई, यानी ये वैल्यू 75 डिग्री आ गई, यानी ये भी 75 डिग्री होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए तो हम देखें सबसे पहले पी आर क्यू क्या है। पी आर क्यू ये पूरा एंगल है, यानी एंगल अगर पी आर क्यू की बात करते हैं तो वो 75 + 15 से प्राप्त होता है, और उसको जोड़ देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल अगर हम पी क्यू आर की बात करते हैं, एंगल पी क्यू आर की बात करते हैं तो ये 75 डिग्री हमने निकाल लिया। यहाँ तक भी बात समझ में, ठीक है। हमें जो फाइंड करना है उसे लिख देते हैं। क्या फाइंड करना है? दुगुना ऑफ एंगल पी क्यू आर माइनस ऑफ एंगल पी आर क्यू करना है, यानी दुगुना ऑफ 75 में से हमें 90 माइनस करना है, यानी 150 में से हमें क्या करना है? 90 माइनस करना है। तो आपका आंसर जो है वो 60 डिग्री मिल जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा, यानी जो 60 डिग्री है ये वाला सेकंड पार्ट, 60 डिग्री आपका जो है सेकंड आंसर, 60 डिग्री फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें फोर्थ पार्ट और था, वो था 75 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री जो है वो आपका राइट आंसर बन जाता है। सेकंड पार्ट इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कराने से पहले ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देते हैं। आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने की 100% संभावना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन 100% आपको ज़रूर मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन कई बार लगातार पूछे गए। चलिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि जब एक दुकानदार वस्तु ए को ₹384 पर बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। जब वह उसी वस्तु को, यानी उस वस्तु बी को एट मीन्स 400 रुपये में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। एक वस्तु ए है, एक वस्तु बी है। एक वस्तु को 384 बेचता है तो 20% की हानि होती है। वस्तु बी को 400 में बेचता है तो उसको 25% का लाभ होता है। यदि दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर 852 रुपये में बेचा जाता है तो उसे प्रतिशत कुल लाभ या हानि क्या होगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिएगा, सबसे पहले हम ए और बी दोनों के लिए बात करते हैं। देखो, हम पहले ए के लिए बात कर रहे हैं, यानी वस्तु ए के लिए बात करें। ये हम वस्तु ए के लिए बात करेंगे। यहाँ पर साथ साथ में हम दूसरे एट मीन्स वस्तु बी के लिए भी आपका साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्या पॉइंट बन सकते हैं दोनों के लिए? देखिएगा, हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है एसपी है, यहाँ पर 384 रुपये का है। यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है हमारे पास में वो कितने का है? 400 रुपये का है, ठीक है। यहाँ लॉस होता है, यहाँ लॉस होता है कितने का? 20% का लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट होता है कितने का होता है? 25% का प्रॉफिट होता है। समझ में आ गया? देखिए, कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर क्या लगाना होगा? हाँ, दोनों में अलग अलग फॉर्मूला होता है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे क्या होता है? 100 माइनस लॉस परसेंट। 100 माइनस कितना? लॉस परसेंट हुआ है। यहाँ पर अगर कॉस्ट प्राइस निकालना पड़े प्रॉफिट के केस में, ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमारे पास में यहाँ पर क्या हो जाएगा? वे सेम केस कि SP मल्टीप्लाई बाय 100 होता है, लेकिन यहाँ पर 100 में प्लस होता है प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सेलिंग कॉस्ट प्राइस में ये 384 सेलिंग प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, डिवाइड बाय 100 माइनस 20 कितना हो गया? 80 आ गया। 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 निकल के आ गया। 0 से 0 काट दिया, 4 से 4 दूना, 4 से काट लेते इसको, 4 नम 36, 4 4 6 का 24 हो गया।
2 से काटा, कितना आ गया, 2 चौका 8, 2 अट्ठा 16, और इसकी 10 में मल्टीप्लाई कर दी तो ये 480 कॉस्ट प्राइस आ गया। इस केस में कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो कितना आता है, एसपी कितना है, 400 रुपये है, मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, नीचे 100 में 25 जुड़ गया तो 125 हो गया, 100 क्या हो गया, 25 हो गया है। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100 होता है, और 5 अठे 40 होता है, 8 0, 8 चौक 32, कॉस्ट प्राइस 320 रुपये हो गया। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम इन सब का टोटल सीपी देखते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो 480 तो यहाँ पर है और 320 यहाँ से निकला, 480 यहाँ पर है, 320 यहाँ से निकला हमारे पास में, तो कितना हो गया, 0 8 2 10 4 3 7 1 8। तो टोटल जो सीपी निकला है, कॉस्ट प्राइस जो निकला है वो 800 निकल के आ गया, सॉरी, ठीक है। अच्छा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल एसपी कितना है, वो है, ये तो रुपीज़ 800 निकल के आ गया, टोटल सेलिंग प्राइस है 852 रुपये, 852। अब क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो आई थिंक यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो कितने सेलिंग प्राइस था, उसमें से टोटल को कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देते हैं। 852 में से आपने 800 माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट कितना आ गया, इट मीन्स 52 का क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया आपको, 52 का रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। हमें क्या निकालना है, जब 52 का प्रॉफिट आ गया आपको, तो हमें क्या निकालना, हमें निकालना प्रॉफिट परसेंटेज, कितना प्रॉफिट हुआ, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दी। प्रॉफिट हुआ 52 रुपये का, किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, 800 वाले पे हुआ, मल्टीप्लाई 100 कर दिया, 100 से 8 बार काट दिया इसको, ठीक है। यानी 52/8 हो गया वैल्यू, 8 से काटा इसको, 8 6 जा 0.5, यानी जो प्रॉफिट हो गया आपको टोटल वो हो गया 6.5% इज़ योर राइट आंसर। लाभ हो गया, पहला ही आंसर ठीक हो गया, लाभ हो गया 6.5% का, तो ये आपका फाइनल आंसर बन जाता है, दैट इज़ 6.5 इज़ योर राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों तो ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें इस वीडियो का लाभ हो सके। आपका अपना चैनल है, अगर मेरे किसी साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 26 क्वेश्चन है कि अगर आपको दिया गया है कि व्हाट शुड बी एडिड टू सम ऑफ, यानी 5/10, 5/100, 5/1000 में क्या जोड़ा जाए कि योग 5/2 आ जाए। क्वेश्चन जो है 8 जनवरी 2022 में पूछा गया है सीटेट मैथ्स पेपर 2 में। सॉल्यूशन करते हैं जी। देखो 5/10 दिखा रखा है, 5/100 दिखा रखा है, 5/1000 दिखा रखा है, इसमें मान लिया p जोड़ दिया आपने, तो आंसर 5/2 बन गया। ये बात क्लियर। इसे आप 0.5 लिखेंगे, इसे 0.05 लिखेंगे, इसे 0.005 लिखेंगे, इसमें p जोड़ दें, इसे 2.5 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको जब ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू 0.555 में p जोड़ दें तो 2.5 बन जाता है, यानी p का वैल्यू 2.5 माइनस ऑफ 0.555 बन जाएगा, यानी 2.500 में से 0.555 अगर आप माइनस कर दें तो आंसर क्या बनेगा, दैट इज़ 5 बन जाएगा, 4 रह जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9 रह जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो p का आंसर आ गया 1.945, दैट इज़ योर राइट आंसर। 1.945 चला गया सी पार्ट के अंदर,
सी पार्ट आपका 1.945 राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि 2y⁴ माइनस 15y² प्लस y प्लस 15 व्यंजक 18y³ प्लस 34y² माइनस 50y प्लस 70 से कितना बड़ा है? ठीक है, 7 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया CTET मैथ्स पेपर 2 में। कितना बड़ा है मतलब क्या करें कि ये जो वैल्यू दिखा रखी है 2y⁴ माइनस 15y² प्लस y प्लस 15 में से माइनस कर दें 18y³ प्लस 34y² माइनस 50y प्लस 70 माइनस कर दें तो ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कर देते हैं माइनस। देखो 2y⁴ तो ये रह गया, उसके बाद में माइनस ये तो एज इट इज़ था 15y² प्लस का y प्लस का 15, यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 18y³, ये हो जाएगा माइनस 34y², ये हो जाएगा प्लस का 50y, ये माइनस का 70 हो जाएगा। एडजस्ट कर लो, 2y⁴ ये आ गया, y⁴ कहाँ ये रहा, तो छोटा ले लो। एट मीन्स माइनस 18y³ आ गया। अब y² 2 देखो कहाँ पर है, 15 तो ये रहे, 34 ये रहे, कितना हो गए माइनस के 49 हो गए, 49 y² ये हो गए। अब y देखो, एक तो ये रहा 50 ये रहे, तो प्लस के 51y हो गए, 51y। नंबर में देखो 70 माइनस के हैं और 15 प्लस के हैं, तो माइनस के कितने रह गए 55 रह गए। यही आंसर है आपका, यही आंसर आपका, मतलब बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता। 55 का 55 कहाँ यही पे दिया हुआ और कहीं दिया नहीं, दिया नीचे दिया है, वो इसको मैच नहीं करता। ठीक है, दैट इज सेकंड पार्ट, यानी बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं 28वें क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 28, फैक्टर ऑफ किसका, ये हमें कुछ नंबर दिखा है, नहीं सॉरी, ये हमें वैल्यू दी हुई है कि 25x² माइनस का 4y² प्लस 28yz माइनस 49z², इसको क्या करना है, फैक्टर करना है। क्वेश्चन 31 दिसंबर 2021 में पूछा गया था। फैक्टर करना है तो कैसे करेंगे? देखो फैक्टर करेंगे तो किस प्रकार से फैक्टर होगा। क्वेश्चन है 25x² माइनस में दिखा रखा है 4y² प्लस का दिया है 28y माइनस का 49z²। अब क्या करें भाई, इस 25x² को तो यहीं रहने दें, इसमें माइनस कॉमन ले लें और इसको बंद कर दें। 4y² माइनस 28yz और प्लस 49z²। अब हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं कि भाई a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है वो a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ये भी जानते हैं हम कि a का स्क्वायर माइनस जो b का स्क्वायर होता है वो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि इस प्रकार से ये वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पर लगा दीजिए इसको, ये क्या चीज़ है, देखो ये तो बन गया आपका 5x का स्क्वायर माइनस ये कितना है 2y और ये कितना है 7z। अगर हम 2y माइनस 7z करें, 7z का स्क्वायर कर दें तो ये एज इट इज़ खुल के आ जाएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab से 4y² माइनस 28yz प्लस 49z² बन जाएगा। इसमें यहाँ पर लगा दें a² माइनस b², तो क्या बनेगा 5x में प्लस हो जाएगा कौन सा, ये ब्रैकेट, या 2y माइनस 7z, एक बार तो ये प्लस हो गया, फिर क्या होगा 5x में माइनस होगा तो 2y और ये माइनस उसको प्लस कर देगा 7z। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आंसर आपका। ये क्या बन गया, आंसर आपका
और देखो ये शायद बी पार्ट को मैच कर गया, 5x + 2y - 7z ये बन गया, ठीक है, और 5x - 2y + 7z ये बन गया। तो बी इज़ योर राइट आंसर बन जाता है। तो बी आपका क्या है, एक राइट आंसर बन जाएगा। दैट्स बी इज़ योर राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 29 क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है यदि x + y का आंसर 2 है, xy का आंसर 3/4 है, तो x³ + xy³ का मान कितना होगा। गिवन है x + y = 2 और xy = 3/4, ठीक है। चलिएगा, लिखा हुआ है x³ y + xy³ में से अगर हम xy कॉमन ले लें तो x² + y² बनेगा, और इस x² + y² को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x + y का होल स्क्वायर माइनस 2xy। इस फॉर्मूले को एज इट इज़ खोल देंगे, ठीक है। चलिएगा, जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट कर दीजिए कि भाई xy की वैल्यू कितनी है, 3/4 रख दिया आपने। x + y कितना, 2 का पावर 2 माइनस 2 गुना ये कितना, 3/4, दैट इज़ 2 से काट दिया, 2 दूना 4, मतलब आंसर बना कि 3/4 अंदर आया 4 - 3/2, मतलब 4 दूना 8 माइनस 3 हमारे पास में, तो ये कितना बन गया हमारे पास में, ये 3/4 × 5/2, ठीक है। आंसर क्या बन गया, 15/8 इज़ योर राइट आंसर बन जाएगा। 15/8 चला गया डी पार्ट के साथ में, डी आपका राइट आंसर बन गया। क्वेश्चन 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया था CTET मैथ्स पेपर 2 में। क्लियर हुआ दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टाइल क्लासेस एग्ज़ाम शीट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, हाँ, और इस प्रकार से आप जो है ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 30 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। 5 जनवरी 2022 में क्वेश्चन पूछा था CTET मैथ्स पेपर 2 में। कहता है इट मीन्स द सम ऑफ x² + y² और y² + z² और z² + x² एंड कितना 4xy + 4yz + 4zx इज इक्वल टू क्या होगा। इनको जोड़ दीजिए सबको, इनको क्या करना है, सिंपल ऐड करना था। क्या बन गया जी, x² + y², क्या जोड़ना है, y² + z², फिर क्या जोड़ना है, z² + x², फिर क्या करना है, प्लस 4xy + 4yz, ठीक है, प्लस 4zx ऐड करना। अब यहाँ देखते हैं एक x कितने बन गए, 2x² बन गए, एक y और एक y कितने बन गए, 2y² बन गए, ठीक है, एक z 2z² बन गए, प्लस में 4xy + 4yz + 4zx बन जाता है। क्लियर हो। इन सभी में से आप 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कर लीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, x² + y² + z², ठीक है, प्लस 2xy + 2yz + 2zx। क्लियर हुआ। चलिएगा, हम ये जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि x + y + z का अगर आप होल स्क्वायर कर दें तो उसको x² + y² + z², ठीक है, प्लस 2xy + 2yz + 2zx कहते हैं। ये फॉर्मूला होता है कि अगर आप इसमें x + y + z का होल स्क्वायर कर दें तो आपको x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मीन्स दुगना ऑफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाता है। यानी जो वैल्यू आपने निकाली वो वैल्यू ये निकल के आ गई, दैट्स दुगना ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बन गया। तो ये चला गया सी पार्ट के साथ में और सी बन गया आपका राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आपका ये राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है 30 क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इन सभी का सम आपको कैसे निकालना है। क्लियर हो दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में एट मीन्स शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। क्लियर? और चैनल को, आपका अपना चैनल है स्टाइल्ड क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। एक सूचना और देंगे, CTET जुलाई 2024 के लिए जो हमने अपने चैनल पर वीडियो डाला हुआ है, एट मीन्स जितने भी चैनल पे वीडियो डाले हुए हैं 1 to 8 वीडियो डाल दिए, 9th हम ये बना रहे हैं जो आपको अभी पढ़ा रहे हैं, ये 9th वाला वीडियो है। ठीक है, इन सभी वीडियो के क्वेश्चंस, इसमें हर क्वेश्चन मतलब हर वीडियो में 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 30 पिछले साल में पूछे गए हर वीडियो में 30 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप अपने एग्ज़ाम से पहले हर एक पेपर को 30 क्वेश्चंस को कितने समय में, कितने मिनट में आप सोल्व कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन को 1 मिनट का समय दिया जाता है, तो क्या कम से कम आप इन 30 क्वेश्चन को 30 मिनट या उससे पहले सोल्व कर पा रहे हैं, तो आप अपने टाइम मैनेजमेंट को अच्छी प्रकार से बना सकते हैं। क्योंकि मैथ में कैलकुलेशन होती है, ठीक है, वहाँ पर समय ज़्यादा लगता है पेपर के अंदर। तो आप ये जो हमने वीडियो 1 to 8 तक जो वीडियो डाली हुई हैं, इन वीडियो को आप हर एक वीडियो को ध्यान से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी 8 की वीडियो को 9th जो हम पढ़ा रहे हैं, ये वाली वीडियो भी, इन सभी को टाइम लिमिट के आधार पे आप सोल्व करेंगे तो आपके आने वाला पेपर बहुत ही बेहतरीन तरीके से और कम समय में सोल्व हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज़ मिलने की भी चांस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, रिपीट होते रहते हैं। क्लियर? चलिएगा प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आपका अपना चैनल है स्टाइल्ड क्लासेस एग्ज़ाम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू।